नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके के कंबा गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंश युवराज संभाजी छत्रपति के शुभ हाथों से शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया आयोजित। प्रज्वल रेवन्ना ने म्यूनिक से बेंगलुरु का टिकट किया बुक। 31 मई को भारत लौटने की है संभावना। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बीआरएस ने गंवाए 15 निकाय ग्रेडर। हैदराबाद की मेयर ने भी छोड़ा साथ। डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री विस्फोट मामला, कंपनी ने एक और निर्देशक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एफआईआर में नहीं था नाम। केंद्र में सरकार बनते ही यूएपीए में करेंगे संशोधन, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा ऐलान। पंजाब में ईडी की छापेमारी, बरामद किए 3.5 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुका कंबा गांव में स्थित शिवाजी महाराज चौक पर मंगलवार 28 मई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंश युवराज संभाजी छत्रपति के शुभ हाथों से शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मराठा समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। साथ ही स्कूल के बच्चों और समुदाय के लोगों ने नृत्य करते हुए कंबा गांव में एक रैली निकाली जो शिवाजी महाराज चौक तक पहुंची और यहां मूर्ति उद्घाटन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कई वरिष्ठ व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों ने उपस्थित रहकर संबोधित किया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ एकम्बा ग्राम बल्कि कमल नगर और औराद तालुका की जनता ने भारी संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और शिवाजी महाराज से अपनी भक्ति को दिखाया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों के मराठा समाज के लोग शामिल रहे और संबोधित भी किया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंश युवराज संभाजी छत्रपति ने मीडिया से बात की। साथ ही पृथ्वीराज पाटिल एकम्बाकर और सतीश वासरे ने भी मीडिया से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। मैंने पिछले बार भी सरकार को दरखास्त की थी कि उनका समाधि एक इतना अच्छा स्मारक होना चाहिए कि देश के नहीं अपने जग के सब लोग शाहजी राजे को अभिवादन करने के लिए आना चाहिए। मैं फिर आपको सबको दरख्वास्त करता हूँ, मैं सरकार को दरख्वास्त करता हूँ, मैं भी उनसे मिलने वाला हूँ मुख्यमंत्री से कि शाहजी महाराज की समाधि इतनी भव्यता से यहाँ होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग भी हो या देश के लोग हो, ये सब शाहजी राजे को अभिवादन करना चाहिए क्योंकि शाहजी राजे ही शिवाजी महाराज के एक उनका ही संकल्प था कि स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। और फिर उन्होंने जिजाऊ महासाहब को जो जवाब दी और शिवाजी महाराज ने वो स्वराज्य स्थापन किया। आज शिवाजी महाराज का जो स्टैचू अनावरण समारंभ हुआ, वो समारंभ संभाजी राजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13 वंशज है उनके उपस्थिति में हुआ। ये हमारा भाग्य है। उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने हमें वक्त दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम हमें देखने के लिए जो हमने ऑर्गेनाइज किया था वो हमें देखने के लिए मिला। यह हमारे लिए भाग्य है। हम ऐसे ही जितने भी सामाजिक कार्य हैं वो करते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे उनके बताए हुए उस पर चलेंगे, विचारों पर चलेंगे। जितने भी शैक्षणिक काम रहेंगे, सोशल काम रहेंगे, उसमें हम अग्रसर रहेंगे। आज जैसे हमने सारा गांव मिलकर एक कार्य किया है, वैसे ही भविष्य में हम सारे जाति, सारे गांव वाले मिलकर ऐसे ही अच्छे काम करते
मेरा नाम पृथ्वीराज अशोक राव पाटील एकंबेकर. ಚಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಚೋಣ ರಾಜಕೀಯ ಜರ ಹತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲನೇ ಬರ್ತಾವ समारंभ में जाती है बहुजन समाज है वो बहुजन समाज का हाथ कार्यक्रम में है. इस कार्यक्रम में है उनका सहयोग, बहुजन समाज का सहयोग इस कार्यक्रम में लगा है. और सभी पत्रकार भाइयों को एक आह्वान करना चाहता हूँ मैं, जो हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या स्कूल की समस्या है. मैं मीडिया के माध्यम से डीसी साहब को आह्वान करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डीसी साहब इस समस्या को सुलझाए, क्योंकि अगर इस समस्या को अगर नहीं सुलझा पाएंगे तो हमारे गांव में बच्चे नहीं पढ़ेंगे. तो इस समस्या को डीसी साहब के पास रखकर ये अगर समस्या मीडिया के लोग अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और मीडिया के माध्यम से ये समस्या जल्द से जल्द छूटेगी, ऐसे आशा है. और आगे के जो सामाजिक कार्य है हमारी पूरी टीम गांव के भले के बारे में ही सोचेगी. यही बात कहते हुए सतीश नवनाथ. कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है. रेवन्ना पर लगे इन आरोपों से कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल मच गई. बता दें कि देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच ही वह 27 मई को जर्मनी फरार हो गए थे. सूत्रों के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना भारत वापस आ रहे हैं. उन्होंने 30 मई की म्यूनिक से बेंगलुरु की वापसी की टिकट ली है. विशेष जांच दल एसआईटी के सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के 31 मई की सुबह बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है. इस दौरान एसआईटी की टीम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगे. अब तक प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं. इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. दोनों आरोपियों की पहचान नवीन गौड़ा और चेतन गौड़ा के तौर पर की गई थी. इन दोनों पर प्रज्वल से जुड़े वीडियो वाली पेन ड्राइव को वितरित करने का आरोप है. कर्नाटक के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने मंगलवार को कहा कि 95% पाठ्य पुस्तकें पहले ही स्कूलों को आपूर्ति की जा चुकी है और शेष की आपूर्ति इस महीने के भीतर की जाएगी. गर्मी की छुट्टियों के बाद बुधवार को स्कूल फिर से खुलेंगी. मंत्री ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को पिछले साल संशोधित किया गया था और इसलिए इस बार उनमें एक शब्द या एक पंक्ति को छोड़कर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि संशोधित पाठ्य पुस्तकें पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. वह हर शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे. मधु ने कहा कि कोविड महामारी फैलने के बाद साइकिलों का वितरण बंद कर दिया गया था. हालांकि इस संबंध में कैबिनेट में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा. मधु ने कहा कि जबकि 6000 ग्राम पंचायतें थी, वे 3000 कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्थापित करेंगे. प्रत्येक 2 ग्राम पंचायतों के लिए एक स्कूल. सरकार 600 स्कूलों को अपग्रेड करेगी. बेंगलुरु की एक अदालत ने जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विशेष जांच दल से जवाब मांगा है. भवानी ने मैसूर जिले के केआर नगर पुलिस स्टेशन में अपने पति और बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सांसदों विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है. भवानी ने आवेदन में कहा कि उन्हें टीवी चैनलों और कुछ अखबारों की खबरों से पता चला कि एसआईटी ने उन्हें नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एसआईटी को एक पत्र भेजा है और कहा है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है. कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष टीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि पार्टी नेतृत्व मुश्किल स्थिति में है क्योंकि राज्य में आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए 300 से अधिक टिकट के इच्छुक हैं. शिवकुमार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि टिकटों पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा. विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाने वाली कर्नाटक विधान परिषद की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 13 जून को होंगे. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से बीआरएस को एक और बड़ा झटका लगा है। बीआरएस ने अविश्वास प्रस्ताव और इस्तीफे के कारण 15 नगर निकाय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद गंवा दिए हैं। शहरी निकाय में कांग्रेस को महत्वपूर्ण पद मिलने के कारण कांग्रेस के और मजबूत होने की उम्मीद है। 2020 में हुए निकाय चुनाव में बीआरएस ने 120 नगर पालिकाओं में से 107 पर जीत हासिल की थी। बीआरएस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की मेयर विजयलक्ष्मी और गढ़वाल और उनकी डिप्टी मोदी श्रीलता शोभन रेड्डी ने बीआरएस छोड़कर 2 माह पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया था। गढ़वाल मार्च में ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। वहीं उनके पिता केशव राव, जो बीआरएस से राज्यसभा सांसद थे, वे भी कांग्रेस में शामिल हो गए। अविश्वास प्रस्ताव का सिलसिला फरवरी में शुरू हुआ। कांग्रेस नेता बुर्री श्रीनिवास जब नलगोंदा नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। हालांकि कई नगर निकायों में बीआरएस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को बरकरार रखा। वर्तमान में नगर पालिकाओं की कुल संख्या 129 है, जबकि जीएचएमसी सहित 13 नगर निगम है। जनवरी 2025 में नगर निगम के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली में पिछले हफ्ते केमिकल फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने कंपनी के एक और निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। पिछले हफ्ते 23 मई को अमदान केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए विस्फोट का प्रभाव इतना खतरनाक था कि इससे घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और आसपास के सड़कों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस ने अमदान केमिकल फैक्ट्री के निदेशक 38 वर्षीय मलय मेहता को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को पुलिस ने केमिकल फैक्ट्री के एक अन्य निदेशक 35 वर्षीय स्नेहा मेहता को गिरफ्तार किया। दरअसल स्नेहा मलय की पत्नी है। स्नेहा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। हालांकि एफआईआर में स्नेहा का नाम शामिल था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार 28 मई 2024 को बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए में संशोधन करेंगे। शशि थरूर ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए कानून में संशोधन किया जाएगा। बिना अपराध के जनता को जेल के अंदर भेजा जाता है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने वाली है, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रवर्तन निर्देशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध खनन मामले में ईडी ने पंजाब रोपड़ रूपनगर जिले में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। अभी भी ईडी की छापेमारी जारी है और ईडी को अधिक नकदी मिलने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक रोपड़ के आसपास के इलाके और ईडी द्वारा कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। इस जमीन को ईडी ने कुख्यात भोला ड्रग्स मामले में कुर्क किया था। भोला ड्रग मामला विशेष अदालत पीएमएलए के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। इसमें नसीब चंद खनन माफिया, श्रीराम स्टोन क्रशर और कई अन्य लोग शामिल हैं। अब तक तलाशी के दौरान कुल 3.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। उत्तरी भारत के राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जारी है। रोज अधिकतम तापमान नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक उत्तरी भारत में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। नवतपा के दौरान पड़ रही गर्मी से कई शहर झुलस रहे हैं। आगरा, देहरी, हमीरपुर, झांसी, नारनौल, आइंगर, दिल्ली रीज, रीवा, रोहतक और वाराणसी स्टेशनों पर अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तापमान के मामले में झांसी का 132 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक झांसी स्टेशन में 49.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही 132 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। झांसी में साल 1892 से अब तक तापमान कभी 50 डिग्री पर नहीं पहुंचा था। यूपी के आगरा में 48.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक।
कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मानने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, मगर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जून जेल को सरेंडर करना ही होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी। याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। मिजोरम के आइजोल जिले में पत्थर के एक खदान ढह जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग लापता हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश के बीच इलाके में मंगलवार को सुबह यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी हिस्से में स्थित मेलथम और मिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब 6 बजे हुई। आइजोल के उपायुक्त नाजुक कुमार ने बताया कि अब तक 12 शवों को बरामद किया गया है, जबकि कई अन्य लोग मलबे में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया, हम और शवों की तलाश कर रहे हैं। जब तक पूरे घटनास्थल को साफ नहीं कर दिया जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। पुलिस महानिदेशक अनिल शुक्ला ने बताया कि भारी बारिश के कारण घटनास्थल पर बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। औरंगाबाद तालुके के कंबा गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंश युवराज संभाजी छत्रपति के शुभ हाथों से शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया आयोजित। प्रज्वल रेवन्ना ने म्यूनिख से बेंगलुरु का टिकट किया बुक। 31 मई को भारत लौटने की है संभावना। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बीआरएस ने गंवाए 15 निकाय ग्रेजर। हैदराबाद की मेयर ने भी छोड़ा साथ। डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री विस्फोट मामला, कंपनी ने एक और निर्देशक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एफआईआर में नहीं था नाम। केंद्र में सरकार बनते ही यूएपीए में करेंगे संशोधन, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा ऐलान। पंजाब में ईडी की छापेमारी, बरामद किए 3.5 करोड़ रुपए। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।